वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब आप लोग और पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी। सो आज का वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स गेट बायोटेक का। जैसे पता है आपका डेट्स आ गया, एडमिट कार्ड आ गए, सबको अपना अपना सेंटर मिल गया होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं एक न्यू वीडियो सीरीज़ लाया हूँ जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर के गेट बायोटेक और लाइफ साइंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सिर्फ लाइफ साइंसेज और जो बायोटेक के क्वेश्चन है वही सॉल्व करूँगा, रीजनिंग और क्वांट्स के आप खुद ही देख लेना। सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है वो बायोटेक का मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, बट उससे पहले आप पॉज करके वीडियो क्वेश्चन खुद पढ़ना और ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का, और साथ में कॉपी और पेंसिल लेके बैठना ताकि आप लास्ट में अपने मार्क्स कंपेयर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर आंसर के बाद आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि क्या है, नहीं है, क्यों वो है, बाकी चीज़ें, उसका बैकग्राउंड क्या है आंसर का और उसका एक्सप्लेनेशन और वो कहाँ से लिया गया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है गेट 2025 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज़ कॉज पॉस्टुलेट व्हाट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉबर्ट कॉच वाइल वर्किंग ऑन अ डिजीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम टीबी, बैसिलस एंथ्रेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और बैसिलस सबटिलिस। इसका जो आंसर है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस, नंबर बी। एंड दिस इज़ बिकॉज जो रॉबर्ट कॉच थे उन्होंने कॉज पॉस्टुलेट तब बनाया था जब वो एंथ्रैक्स पे स्टडी कर रहे थे बेसिकली, विच इज़ अ डिजीज़, अब तो आप आंसर समझिएगा, विच इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेसिस। ये जो वर्क एस्टैब्लिश किया था इन्होंने, वो एक्चुअल में कॉजल रिलेशनशिप माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक डिजीज़ के बीच में दिखाया था थ्रू दिस, और कॉज पॉस्टुलेट यही है। Moving on to the next question, Corynebacterium diphtheria causes diphtheria in humans only when it's infected by bacteriophage, epsilon phage, phage beta, T4 phage या lambda phage। इसका जो आंसर है वो है phage beta। This is because Corynebacterium diphtheria becomes pathogenic only when lysogenized by बीटा फाज। ये क्यों है? विच कैरी, जो बीटा फाज होता है उसमें टॉक्स जीन होता है, टॉक्स नाम का जीन होता है जो डिप्थेरिया के टॉक्सिन को एनकोड करता है। तो क्योंकि ये डिप्थेरिया के टॉक्सिन्स को एनकोड करता है तो इससे क्या होता है, डिप्थेरिया जो है वो लाइसोजिनाइज हो जाता है, मतलब उसके वॉल्स ब्रेक कर जाते हैं और इससे जो डिप्थेरिया डिजीज़ है वो ह्यूमंस में स्प्रेड हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, फाज बीटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। The diversity in T cell receptors TCRs is generated by gene arrangements, somatic hypermutation or rearranged V region, जीन कन्वर्सन, क्लास स्विचिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा, आपने सही गेस किया है, जीन रीअरेंजमेंट्स। तो जो TCR है आपके टी सेल रिसेप्टर्स, इनकी जो डाइवर्सिटी है, दिस अराइजेस प्राइमरली ड्यू टू VDJ, VD और J के रिकॉम्बिनेशन से, जो आपका which involving somatic rearrangement of gene segments. Somatic hypermutation and class switching occurs in B cells। जो आपका somatic hypermutations है और जो आपका क्लास स्विचिंग वगैरह है, जीन कन्वर्सन तो होगा ही नहीं, तो और जो आपका सोमैटिक हाइब्रिडेशन और क्लास स्विचिंग है ये मेनली ये बी सेल्स में होते हैं, ये टी सेल्स में नहीं होते। जीन अरेंजमेंट जो वो हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पाई RNAs? Pi RNA silence transposable elements in germ cells. Pi RNA is the abbreviation of P element interacting RNA. Pi RNA modify the 2-OH of ribose with methyl group. Pi RNA is a long non-coding RNA। इसका जो आंसर है करेक्ट वो है पाई RNA साइलेंस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन जर्म सेल्स। पाई RNA जो है वो 24 से 31 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग स्मॉल RNAs होती है, जो 24 से 31 न्यूक्लियोटाइड लेंथ की होती है। इनका जो प्राइमरी रोल होता है
वो साइलेंस करना होता है जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं जर्म सेल्स में, ताकि जो हमारा जीनोम है जर्म सेल्स में उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे. सो दे आर नॉट लॉन्ग कोडिंग RNAs and they do not involve ribose methylation of course as their defining feature. So pRNA silence transposal elements in germ cells. Moving on to the next question, which one of the following coenzymes is utilized by alanine racemase for the conversion of L-alanine to D-alanine? So pyridoxal phosphate, thiamine, pyrophosphate, tetrahydrofolate और फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गेस कीजिए क्या है. जी हाँ, ये है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि एलेनाइन रेसिमेज जो एंजाइम है वो कैटेलाइज करता है एल एलेनिन से डी एलेनिन के इंटर कन्वर्जन को यूजिंग PLP, जिसको हम लोग विटामिन B6 भी बोलते हैं, जो हमारा कोएंजाइम की तरह वर्क करता है. और जो PLP डिपेंडेंट एंजाइम्स होते हैं वो कॉमनली कैटेलाइज करते हैं अमाइनो एसिड रेसिमाइजेशन और ट्रांसएमिनेशन को. सो क्योंकि यहाँ पे रेसिमेज एंजाइम है, सो फिर द आंसर इज पायरिडॉक्सल फॉस्फेट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है. सो करेक्टली मैच द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स विद देयर रेस्पेक्टिव एपीमर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले हम डी मैनोज जो होता है उसका जो एपीमर होता है वो C2 होता है, एपीमर ऑफ ग्लूकोज होता है. सो कहीं पे यहाँ पे C2 है, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज. ओके, सो यहाँ पे P का 4 हो जाएगा. एक सेकंड, सॉरी, P का हो जाएगा 4. नेक्स्ट जो हमारा डी गैलेक्टोज है इसका होता है C4 एपीमर. डी मैनोज का होता है 2 और जो डी गैलेक्टोज होता है उसका 4 होता है. तो डी गैलेक्टोज का हो गया 4. नेक्स्ट जो है डी एलोस जो होता है, सो जो MAG है, मैग है, इनका इन तीनों का ग्लूकोज ही होता है एपीमर्स, चाहे कोई भी हो. सो यहाँ पे एक ग्लूकोज तो डी गैलेक्टोज का हो गया, एक डी मैनोज का हो गया C2 C4. तो डी एलोस जो हो गया उसका हो गया C3 होता है एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज. तो हम लोग चेक करते हैं कहीं पे P का 4, Q का 1 और R का 2 है, P का 4, Q का, हाँ, तो ये आंसर इसका भी A होगा. तो यहाँ पे S का हो जाएगा आपका 3, C4 एपीमर ऑफ डी मैनोज. चलिए फिर गाइस आगे बढ़ते हम लोग सॉल्व करते करते. बस मेरे साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन जल्दी बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएंगे और फिर आप खुद में कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि आपको कितने अच्छे से आता है. तो चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या होता है. सबसे पहले बायोफ्यूल्स जो है एक एक करके हम लोग देखते हैं. यहाँ पे बायोफ्यूल है, बायोप्लास्टिक है, इंडस्ट्रियल एंजाइम है, एंटीबायोटिक है, सेल्यूलेज है, सेफेलोस्पोरिन है, ब्यूटेनॉल है, पॉलीलैक्टिक एसिड है, रिटुक्सीमैब है. सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो रिटुक्सीमैब है ये आपका एंटी बॉडी होता है, क्योंकि ये MAB जो लास्ट में होता है उसका मतलब होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही स्ट्राइक आउट हो जाएगा. सो जितने भी 5 वाले हैं वो सारे रॉन्ग होंगे. तो इसमें 5 है तो ये तो 100% रॉन्ग है. अब हम चेक करते हैं कि आगे क्या है. सो इसमें से एंजाइम कौन सा है, जैसे चलिए हम इंडस्ट्रियल एंजाइम चेक करते हैं. तो इंडस्ट्रियल एंजाइम सेफेलोस्पोरिन तो नहीं लग रहा है, ब्यूटेनॉल नहीं लग रहा है, सेल्यूलेज लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एंजाइम, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में प्लांट्स को ब्रेक करने के लिए एक कौन सा एंजाइम कॉमनली यूज़ होता है, वो सेल्यूलेज है. तो हम इंडस्ट्रियल एंजाइम को सेल्यूलेज से लिंक कर देंगे. अब गाइस जितने भी एंटीबायोटिक्स है वो आपने देखा होगा, कॉमन एंटीबायोटिक्स अगर आप नाम विजुअलाइज करेंगे या सोचेंगे, जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, तो सबके लास्ट में इन आ रहा है कहीं ना कहीं. तो इन यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो कहाँ आ रहा है. जी हाँ, आपने सही सोचा है, ये सेफेलोस्पोरिन जो है वो यहाँ पे एंटीबायोटिक होगा. उसके बाद जो बायोफ्यूल्स है उसमें जो बायोफ्यूल्स जितने भी होते हैं उसमें अल्कोहल होता है, मतलब लास्ट में COOH होता है, तो ऑल होगा लास्ट में कहीं ना कहीं. तो बायोफ्यूल का ब्यूटेनॉल होगा. और हमारा प्लास्टिक जो बन गया, क्योंकि जो प्लास्टिक्स है वो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि ये बायोप्लास्टिक है तो कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस का ही पॉलीमर होगा, तो पॉलीलैक्टिक एसिड हो गया इसका. तो इसका जो करेक्ट आंसर है P का 3, Q का 4, R का 1 और S का 2 है.
बी का 3 का मतलब आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following host is used in mammalian cell cultures for the production of glycosylated recombinant therapeutic proteins? So the first one is Pichia pastoris, SF9 cells, Escherichia coli और Chinese hamster ovary cells. So जो E. coli होता है ये तो हम मैमेलियन सेल कल्चर में यूज़ नहीं करते एज अ होस्ट जनरली, तो ये तो नहीं होगा आंसर। पीछे पेस्टोरिस भी नहीं होता है ग्लाइकोसाइलेटेड रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स के लिए। सो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी सेल्स। क्यों? क्योंकि ये जो चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी सेल्स होते हैं ये गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं मैमेलियन एक्सप्रेशन सिस्टम का, क्योंकि ये बेस्ट प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड रिकॉम्बिनेटेड थेरेप्यूटिक proteins because they can perform human like post translational modifications. So the correct answer is China's hamster ovary cells. So moving on to the next question, which is question number 21. So which of the following features are used to distinguish archaea from bacteria? सो आर्की और जो बैक्टीरिया है वो दोनों ही प्रोकैरियोट्स होते हैं और उनमें ना बहुत सारे सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ होती है। तो उनका जो रिलायबल डिस्टिंक्शन होता है वो कुछ हमें मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक मार्कर्स देखने होते हैं उसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए। सो वन ऑफ द मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक मार्कर्स होते हैं उसमें 16S rRNA जीन सीक्वेंसिंग। द 16S rRNA जीन सीक्वेंसिंग जो होते हैं वो रिवील करते हैं फंडामेंटल एवोल्यूशनरी डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग जो है वो अनरिलायबल होता है बिकॉज बहुत सारे आर्किया जो है वो भी स्टेन हो जाते हैं ग्राम स्टेनिंग में। पेप्टिडो ग्लाइकन जो है वो तो एब्सेंट ही होता है आर्किया में, क्योंकि वो उनके पास स्यूडो पेप्टिडो ग्लाइकन और एसलेस भी होते हैं, और जो प्रेजेंस ऑफ एन ग्लूटासेलामाइन है वो तो दोनों में ही होते हैं, तो ये डिफरेंस में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो क्वेश्चन था ये माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। So moving on to the next, which of the following enzymes are involved in the biogenesis of microRNA? So इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। So जो इसका आंसर है जो हमारा mRNA का बायोजेनेसिस होता है उसमें हमारा 2 सीक्वेंशियल RNAs 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें जो डाइसर एंजाइम है वो कट करता है mRNA को, और जो ड्रोसा एंजाइम है वो कन्वर्ट्स करता है जो हमारा प्राइमरी mRNA होता है उसको प्रीकर्सर mRNA में mRNA। सो ड्रोसा, Cas9, XRCC4 और डाइसर। सो गाइस जब mRNA बायोजेनेसिस होता है तो आपने ड्रोसा डाइसर पाथवे का नाम सुना होगा, तो इसका आंसर तो ये मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन है, MSQ है जहाँ पे मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर A एंड D बोथ होगा। तो जो ये जो पार्ट है ये ड्रोसा और डाइसर का पाथवे है। जब mRNA बायोजेनेसिस होता है तो इनमें 2 सीक्वेंशियल RNAs यूज़ होते हैं। जो ड्रोसा होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है ये कन्वर्ट करता है हमारा प्राइमरी mRNA को इनटू प्रीकर्सर mRNA। और जो डाइसर एंजाइम होता है वो क्या करता है वो जब वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सबसे पहले, और वो जो हमारा प्रीकर्सर mRNA था जिसको ड्रोसा ने ट्रीट किया था उसको ये प्रोसेस करके मैच्योर mRNA में mRNA के डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे जो Cas9 जीनोम दिया हुआ है ये तो एक आपको पता है जीनोम एडिटिंग न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे ये रेलिवेंट नहीं है। और जो XRCC4 है उसका मैं बता दूँ वो आपका इन्वॉल्व होता है जो DNA के डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स होते हैं उसको रिपेयर करने में। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the following separation processes is are based on molecular size. So it is also और MSQ टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर करेक्ट हो सकते हैं. सो एक एक करके हम लोग देखेंगे. सो सेपरेशन जो है वो मॉलिकुलर साइज के बेसिस पे होता है. साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में यस होता है. इसमें सेपरेशन जो है वो हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम के बेसिस पे होता है कि कितना पोज होते हैं और अलग अलग जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो अपने मॉलिकुलर साइज के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं. देन जो आयन एक्सचेंज है इसमें तो ये मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करता है चार्ज के बेसिस पे, मेरे हिसाब से प्लस या माइनस जो चार्ज है उस बेसिस पे सेपरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे आयंस आ गए तो ये आंसर तो नहीं होगा. देन हम लोग आगे बढ़ते हैं. मेम्ब्रेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. सो यहाँ पे जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वेट कितना है कट ऑफ. सो ये भी होगा. एंड देन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो इसमें सेडिमेंटेशन होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में, और ये भी साइज और या फिर मास के बेसिस पे होता है. तो यस इट इज़ ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर साइज. सो यहाँ पे ए, सी और डी तीन आंसर्स करेक्ट है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ question number 24. Which of the following shows optical activity as 100 mm concentration in water? So ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमें तो सबसे पहले कायरलिटी चाहिए होता है कि वो कायरल है कि नहीं. तो डी ग्लूकोज जो है इसमें ग्लूकोज में तो कायरलिटी होता ही है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये तो आंसर हो गई. एंड देन NaCl सॉल्यूशन ऑफ जो NaCl है वो इसमें तो कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें तो कायरलिटी का तो सवाल ही नहीं आता. ये तो आयनिक और ए कायरल होता है, तो फिर ये आंसर तो नहीं होगा. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देयर इज सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन. सो जो ग्लाइसिन होता है वो ए कायरल ही होता है. इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो उसके आइडेंटिकल होते हैं, तो इसमें ऑप्टिकली एक्टिव तो ये नहीं होता है. फिर जो प्रोलिन होता है इसमें तो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसमें कैरलिटी होती है. सो ये आपको बायोकेमिस्ट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपका अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट सेक्शन में मिल जाएगा. तो इसका आंसर सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज और सॉल्यूशन ऑफ एल प्रोलिन होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स एग्जिबिट्स नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर एट 25 डिग्री सेल्सियस? टूथपेस्ट, मरकरी, ब्राइन, ब्लड प्लाज्मा. सो जो नॉन न्यूटोनियन मूवमेंट होता है उसका मतलब होता है सीयर थिनिंग बिहेवियर जिसमें होगा वो नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर शो करता है. तो जो मरकरी और ब्राइन है ये तो न्यूटोनियन बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनमें थिनिंग का कोई सवाल ही नहीं है. सो गाइस न्यूटोनियन बिहेवियर वो होता है जहाँ पे आपका विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है, आप उसको कैसे भी मूव करें, हिलाए डुलाए. तो मर्क्यूरी जो है वो तो न्यूटोनियन बिहेवियर शो करता है इजीली, जस्ट लाइक वाटर. उसका कभी भी जो फ्लूइडिटी है वो चेंज नहीं होता, चाहे आप कैसा भी उसको शियर स्ट्रेस दे. सेम ब्राइन के लिए भी है, ये भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, और ब्लड प्लाज्मा भी न्यूटोनियन फ्लूइड है. तो अगर आप टूथपेस्ट देखें ये तो सेमी सॉलिड की तरह, ये तो फ्लूइड है ही नहीं. सो ये नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर दिखाता है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से अराउंड the same. So moving on to the next question, which of the following compounds have the same degree of reduction per carbon mole? So the first is glucose, second is lactic acid, third is acetic acid, and the fourth is formic acid. So डिग्री ऑफ रिडक्शन पर कार्बन मोल जो होता है इट इज़ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ये बेसिकली कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिनोट करता है. तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है, ग्लूकोज होगा, क्योंकि ये C6H12O6 इसका फार्मूला जो है, और जो लैक्टिक एसिड है इसका फार्मूला है C3H6O3. सो दे हैव द सेम रिडक्शन स्टेट पर कार्बन. सो
these two are डेफिनेटली द आंसर। और जो एसिटिक एसिड है जो CH3COOH है और जो फॉर्मिक एसिड है COOH है, दे आर मोर ऑक्सीडाइज्ड and hence their electron density is not so much. So thus the compounds which have the same degree of reduction per carbon mole are glucose and lactic acid. Because ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है ना, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। और जो लैक्टिक एसिड है उसका भी फॉर्मूला पता ही होगा आपको, उसका C3 होता है, H जो है वो आपका 6 होता है और जो ऑक्सीजन है वो 3 होता है। तो यहाँ पे है ना, ये जो आपका डिग्री ऑफ रिडक्शन से मैं 6 से 3 पे आएगा, 12 से 6 पे आएगा, फिर 6 से 3 पे आएगा। सो दे हैव द सेम डिग्री ऑफ रिडक्शन पर कार्बन मोल। So moving on to the next question, a recombinant protein is secreted extracellularly in soluble form by an E. coli culture. Which of the following downstream processes is are involved? So ये भी MSQ है, जहाँ पे भी is are आ गया ना वो MSQ टाइप ही क्वेश्चन होते हैं। Involved in the purification of the extracellular secreted protein. The option extracellular secreted protein. Okay, तो ये जो प्रोटीन है वो extracellularly सिक्रीटेड है, जो कि सॉल्यूबल है फॉर्म में, ठीक है। तो सेल डिस्ट्रप्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलरली सिक्रीटेड है तो हमें सेल डिस्ट्रप्शन का तो ज़रूरत ही नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद जो ये अननेसेसरी होगा, उसके बाद है मेम्ब्रेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, प्रोटीन को कंसनट्रेट करने के लिए, तो मेम्ब्रेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो होगा। नेक्स्ट इज सॉल्युबलाइजेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, तो क्योंकि ये बाहर ही एक्स्ट्रा सेलुलरली ही प्रोड्यूस हो रहा है जो हमारा प्रोटीन है, तो इसमें इंक्लूजन बॉडीज़ का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो इररिलेवेंट हो जाएगा पूरी तरह से। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है प्रोटीन्स के, जो सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज़ द राइट आंसर। सो B and D इज़ द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है if the doubling time of a bacterial population is 3 hours, then its average growth rate during this period is hour -1। तो जो हमारा डबलिंग टाइम होता है वो होता है 0693 बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0693 बाय टाइम कर दे 0.693 बाय 3, जो कि हो जाएगा हमारा अराउंड 0.23 आवर्स। सो ये जो करेक्ट आंसर है राउंड ऑफ करके अप टू 2 डेसिमल डिजिट हो जाएगा 0.23। ये भी बायो प्रोसेसिंग माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही रिपीट होता है। तो डबलिंग टाइम आप नोट करके रख लीजिएगा, 0.693 बाय टी होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. So the allele associated with albinism in humans is recessive C. The probability that an albino male double C and a carrier female capital C small c will have an offspring with normal skin pigmentation. So अगर आप एल्बिनो मेल को करियर फीमेल से करेंगे तो हमारे पास 50% नॉर्मल आएगा और 50% एल्बिनो आएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये होमोजाइगस है और ये वाला जो है वो हेट्रोजाइगस है। तो 50% कैपिटल सी और 50% स्मॉल सी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑफस्प्रिंग विथ नॉर्मल पिगमेंटेशन है वो है ये 50% फीमेल विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0.5। सो द आंसर इज 0.5। 50% है तो 50% बाय तो 50 बाय 100 हो जाएगा विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। The contour length of a bDNA molecule that encodes a bacterial protein of 33 kilodalton is dash nanometer. Consider the average molecular weight of an amino acid is 110 dalton and helix rise per base for bDNA as 0.34 नैनोमीटर। सो जो कोडिंग डीएनए हो जाएगा इसमें सी डीएनए वो हो जाएगा 300 जो हमारा है इंटू 3, मतलब
900 बेस पेयर, और जो कॉन्टोर लेंथ हो जाएगा 900 बेस पेयर, क्योंकि जो प्रोटीन को कोड करता है वो हमारा कोडॉन जो है वो 3 का बना होता है ना, तो 300 इंटू 3 कर दिए तो 900 बेस पेयर हो गया। और जो कॉन्टोर लेंथ हो गया वो हो जाएगा हमारा 900 अब जो बेस पेयर आए थे इंटू 0.34 नैनोमीटर जो हमारा लेंथ है, जो इक्वल्स टू हो जाएगा 0.34 विच इज़ इक्वल्स टू अराउंड 306 nanometer. 306 nanometer is our answer. सो गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 300 कहाँ से आया, तो क्योंकि ये 33 KDA है, 33 KDA इक्वल्स टू 33,000 डाल्टन, और यहाँ पे हमारा एक जो अमीनो एसिड है उसका साइज़ है 110 डाल्टन, तो 33,000 को जब 110 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। सो 300 इंटू 3 अमीनो एसिड इक्वल्स टू 1 प्रोटीन पहले हमने किया, 900 बेस पेयर आया, फिर 900 इंटू पर बेस पेयर का वो साइज़ हमने डाल दिया जो है 0.34 नैनोमीटर विच इज़ अराउंड 306 नैनोमीटर। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. Within the Michael-Menten framework, the ratio of V0 by Vmax when S is equals to 20 into Km is, so यहाँ पे हम हमारा माइकल मेंटेन का इक्वेशन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल ही आता है। तो माइकल मेंटेन जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा होता है। सो V0 जो बाय Vmax का जो रेशियो होता है वो होता है S कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस बाय के एम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस। तो यहाँ पे हमारा पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस 20 इंटू के एम दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 इंटू के एम मतलब 20 के एम प्लस के एम 21 के एम हो जाएगा, और ये जो एस है यहाँ पे 20 के एम दिया हुआ है तो के एम कट जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 20 बाई 21 विच इज़ इक्वल्स टू 0.95 राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो गए, हम लोग बायो वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये आ गया क्वेश्चन नंबर 36, क्या है ये, मैच द फॉलोइंग है, करेक्टली मैच द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद देयर रेस्पेक्टिव न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो फोटोलिथोऑटोट्रोप्स, कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स, कीमो लिथोऑटोट्रोप्स, फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स। सो जो फोटो लिथो ऑटोट्रोप्स है इनका तो सिंपल आप नाम से समझ सकते हैं, ये फोटो है मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी का तो यूज़ होगा ही, और क्योंकि ऑटोट्रोप्स है तो ये खुद से ही खाना बनाएंगे, तो कंपाउंड्स का यूज़ करके कार्बन सोर्स तो इनको लगेगा ही खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे है यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूज़ लाइट एनर्जी एंड यूज़ CO2 एज देयर कार्बन सोर्स। तो ये वाला इसका हो गया फोटो ऑटोट्रोप्स। देन वी हैव कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स। कीमो ऑर्गेनो क्योंकि ऑर्गेनो है इसमें तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, सो इसका हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कहीं नहीं है 2, 3 और 4 में तो नहीं है, तो कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स का और यूज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन हो जाएगा। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कीमो लिथो ऑटोट्रोप्स, ये भी केमिकल यूज़ करते हैं बट ये ऑटोट्रोप्स भी है। तो कीमो लिथो ऑटोट्रोप्स में क्या होगा, यहाँ पे oxidize inorganic molecules as energy but and electron source but derive carbon from organic sources। तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट में जो फोटो ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स लिखा हुआ है, ये भी फोटो मतलब लाइट हो गया, ऑर्गेनो हेट्रोट्रोप्स मतलब हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करके वो ब्रेक डाउन करते हैं हेट्रोट्रोप्स। तो इसका जो हो जाएगा वो S3 हो जाएगा। देन आवर आंसर इज P2Q1R4S3, P2Q1R4S3। द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर A। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 भी वही है, मैच द फॉलोइंग, करेक्टली मैच द इनहिबिटर विथ इट्स रेस्पेक्टिव फंक्शन इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा
याद करने वाला है तो मैं आपको बता दूं, FCPP जो होता है वो एक टाइप ऑफ अनकपलर होता है जो मेम्ब्रेन्स को परमिएबल कर देता है प्रोटॉन्स के लिए इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, तो उसको वो इनहिबिट करता है। सो इसका आंसर होगा मेक्स मेम्ब्रेन परमिएबल टू प्रोटॉन्स। एंड देन द नेक्स्ट इज साइनाइड। साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को, जो कॉम्प्लेक्स 4 भी जिसको बोलते हैं, उसको इनहिबिट कर देता है। सो द आंसर फॉर दिस इज 1। देन देर इज ब्यूटाइल मेलोनेट। ब्यूटाइल मेलोनेट का क्या काम है, ये ब्लॉक कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल सक्सिनेट जो होता है उसके अपटेक को, जो रिक्वायर्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में, तो इसको ब्लॉक कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल अपटेक ऑफ सक्सिनेट। एंड देयर इज ओलिगोमाइसिन A, which is a type of antibiotic, so it inhibits the ATP synthase. So our answer will be P2Q1 R4 S3. so ये भी सेम ही है, P2Q1 R4 S3 is the right answer. Moving on to the next question, which is question number 38. An octapeptide composed of these L amino acids, lysine, threonine, serine, methionine, arginine, tryptophan, tyrosine, and glumine was subjected to analysis with the following outcomes. जो आपका the end terminus sequencing analysis was Sanger's method yielded SIR at the end terminus. Chymotrypsin treatment gave a pentapeptide at tire containing dipeptide and a fluglutamide. Cyanogen bromide treatment gave 2 tetrapeptides. Trypsin treatment gave 2 tripeptides and a dipeptide. Which of the following is the correct octapeptide सीक्वेंस? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एन टर्मिनस है वो सीरीन है, तो हमारा जो फर्स्ट रेसिड्यू है वो फिक्स हो गया है विच इज़ सीरीन। ओके, सब में ही सीरीन है। अब जो CNBR है वो क्या कर रहा है, साइनोजन ब्रोमाइड वो कर रहा है, क्लीव्स करता है मिथियोनिन के बाद, मतलब जो 2 टेट्रा पेप्टाइड्स है वो मिथियोनिन के पोजीशन 4 पे होंगे। तो मिथियोनिन का पोजीशन 4 कहाँ पे है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्सिन क्लीव्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन विच इज 2 ट्राइपेप्टाइड्स प्लस 1 डाइपेप्टाइड्स। ओके, ट्रिप्सिन जो है वो 2 ट्राइपेप्टाइड्स और 1 डाइपेप्टाइड पे क्लीव करता है। तो सीरीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, लाइसिन, सीरीन, आर्जिनिन, मिथियोनिन यहाँ पे हो गया। ओके, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, लाइसिन, ये तीनों तो एक साथ होंगे। उसके बाद जो काइमोट्रिप्सिन है वो क्लीव करता है आफ्टर एरोमेटिक रेसिड्यू टायरोसिन और TRP के बाद, मतलब TIR और TRP के बीच में जो क्लीव करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये TIR और TRP के बीच में तो आर्जिन, मिथियोनिन, लाइसिन आ ही नहीं सकते क्योंकि उसको क्लीव कीमोट्रिप्सिन करता है जिससे एरोमेटिक रेसिड्यूज बनते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो D हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये आपको बता दूं बायोकेमिस्ट्री का था, प्रोटीन स्ट्रक्चर और सीक्वेंसिंग का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है। तो देख रहे हैं आप लोग कितना सारा मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं, इतनी इजी जो आप सिर्फ देख के ही कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास थोड़ा भी आप कॉमन सेंस और एलिमिनेशन राउंड लगाओ तो आप आराम से ये सब सॉल्व कर सकते हो। सो ये हाइपर सेंसिटिविटी का एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव होता है। ये तो आपको प्योरली याद करना पड़ेगा। जहाँ पे टाइप 1 जो होता है हमारा वो तुरंत जो हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है उसको बोलते हैं, जो इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके लिए टाइप 1 होता है। सो इट इज़ सिस्टेमिक एनाफिलेक्सिस। देन देयर इज टाइप 2। टाइप 2 जो होता है वो हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, जहाँ पे क्रोनिक अर्टिकेरिया आ जाएगा। द नेक्स्ट इज टाइप 3। टाइप 3 मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, जो हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्सेज फॉर्म होते हैं, ये आर्थस रिएक्शन के लिए हो जाएगा। और जो टाइप 4 है हमारा वो टाइप 1 क्योंकि हमारा इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, मतलब जो तुरंत होता है। टाइप 4 जो होता है वो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होता है विच इज ड्यूरिंग ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। सो आवर आंसर इज P4Q3R2S1, P4 which is answer number C. So moving on to the next question, which is question number 40. Match the enzyme with its respective function.
ये तो आप खुद से ही पहले ट्राई कीजिए। गायरेस कहाँ होता है, डीएडेनाइलेज कहाँ होता है, ग्लाइकोसाइलेज कहाँ होता है, डीएनए लाइगेज कहाँ होता है। तो गायरेस जो होता है वो आपको पता है कि हमारा जो सुपर कॉइलिंग होता है उसको रिलीव करता है। सो removes the damaged base by cleaving the bond, provides a swivel around one DNA strand to rotate around the other. So ये गायरेस का जो ये 2 हो जाएगा। डीएनए को स्विवेल करता है विच मीन्स सुपर कॉइलिंग को रिलीव करता है। उसके बाद आप डीएनए लाइगेज का तो जानते ही होंगे कि जो 3-OH है और 5-फॉस्फेट एंड है उसको जोड़ने में हेल्प करता है। सो इट विल बी नंबर 3, कैटलाइजेस बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 3-OH एंड 5-फॉस्फेट एंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। P2S3 देखते हैं क्या इन दोनों से हमारा हो जाएगा, P2S3। ओके, सो या तो C है या फिर A है। हम आगे देखते हैं क्या है। ग्लाइकोसाइलेज क्या करता है, हमारा जो डैमेज बेसेस होते हैं बर पाथवे में यूज होता है उनको रिमूव करता है। तो यहाँ पे R का 1 हो गया, R का 1 यहाँ पे। ओके, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर इज A। और डीएडेनाइलेज जो है वो आपका एक्सोराइबो न्यूक्लियर एंजाइम है जो पॉली ए टेल लगाता है। सो क्वेश्चन आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ये मॉलिकुलर बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है फ्रॉम डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। So moving on to the next question, question number 41. Correctly match the coenzyme with its respective involvement in a specific reaction type. Okay, तो जो हमारा थायमिन फॉस्फेट है ये एल्डिहाइड ट्रांसफर में हेल्प करता है। सो एल्डिहाइड ट्रांसफर है हमारा यहाँ। देन देयर इज टेट्राहाइड्रोफोलेट THF, ये एक कार्बन को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तो ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन ग्रुप, ये तो यही हो जाएगा, Q का 2 ही हो जाएगा। देन देयर इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है, फ्लेविन एडेनिन। तो रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ है, कहीं होगा, अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हेल्प करता है। एंड जो नंबर 4 है इसके है एडेनोसिल कोबालमीन, ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर में हेल्प करता है, जो डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालमाइन होता है। सो ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप। सो द आंसर विल बी P5Q2R4S3। करेक्ट आंसर इसका भी 4 होगा। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज 44। फॉर ए स्पेसिफिक बायोरिएक्टर कॉन्फ़िगरेशन द पावर रिक्वायरमेंट फॉर अ रस्टन टर्बाइन इम्पेलर एजिटेटिंग एन अनएरेटेड न्यूटोनियन फ्लूइड इन द टर्बुलेंट regime will be। सो न्यूटोनियन फ्लूइड मैंने पहले बताया था कि जिसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो सेम लेवल का विस्कस रहता है, सेम मूवमेंट रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द शियर स्ट्रेस इज प्रोवाइडेड। मतलब उसमें कितना भी शियर स्ट्रेस रहे बट उसका जो नेचर है वो विस्कस ही रहता है। सो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें कि क्या होगा आंसर, प्रोपोर्शनल टू द स्टीयरिंग स्पीड ऑफ द इम्पेलर, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ये तो नहीं होगा, इम्पेलर के स्पीड पे तो डिपेंड नहीं करता है टर्बुलेंट रिजाइम का। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्टीयरिंग स्पीड ऑफ द इम्पेलर, नोप्स, ये भी नहीं होगा। तो जो आपका P होता है ना फॉर टर्बुलेंट रिजाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N3 होता है, जहाँ पे P इक्वल्स टू आपका पावर होता है और जो N³ होता है वो होता है इक्वल्स टू इम्पेलर स्पीड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो आंसर नंबर जो C है क्वेश्चन के हिसाब से क्यूब ऑफ द स्टीयरिंग स्पीड ऑफ द इम्पेलर, ये सही होगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, 46 भी अलग है, 47 हाँ ये वाला सही। करेक्टली मैच द फॉलोइंग। सो ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी एक क्वेश्चन आ गया, बायोइन्फॉर्मेटिक टूल और डेटाबेस विथ इट्स रिस्पेक्टिव यूटिलिटी। सो ब्लास्ट किस लिए करते हैं हम, सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च के लिए करते हैं, ये होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। सो सीक्वेंस सिमिलैरिटी ऑफ अ क्यूरी सीक्वेंस टू एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस अवेलेबल इन डेटा बैंक्स, ये हो जाएगा। बोटाई जो होता है वो NGS के जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होता है उसका शॉर्ट रीड अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जो होगा वहीं पे बोटाई होगा, मतलब नंबर 3 पे। द नेक्स्ट इज अल्फा फोल्ड, ये तो क्योंकि फोल्ड इसमें तो इसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन से ही रिलेटेड होगा। सो इट इज़ अ AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कहा आपने, AI टूल टू प्रेडिक्ट
प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, और जो पीडीबी होता है प्रोटीन डेटा बैंक, सो इट इज़ द डेटाबेस फॉर 3D प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस या डेटा बैंक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी P2Q3R4S1, विच इज आंसर बी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question 48, correctly match the herbicide with its mode of development of resistance in plants। so जो आपका ग्लूफोसिनेट होता है वो बार जीन को डिस्टर्ब कर देता है, विच इज फॉस्फिनोथ्राइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज करता है। तो जो आर का करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बारजीन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस विच एनकोड्स फॉस्फिनोथ्राइसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जो ब्रोमोक्सिनिल होता है, हाँ सही पढ़ रहा हूँ ना, ब्रोमोक्सिनिल, वो आपका क्या करता है, वो नाइट्रिलेज जीन से का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। तो ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिलेज जीन, और इमिडाजोलिनोन्स जो है वो एएलएस को मॉडिफाई करता है। सो एएलएस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट वर्जन ऑफ एसिटोलेट सिंथेज, एएलएस जीन यही है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। सो आंसर विल बी नंबर ए, P2Q1R4। Moving on to the next question, 49, which of the following statements is are true regarding the effects of the concentration of metabolic intermediates on glycolysis in erythrocytes। so AMP क्या करता है, ये PF के जो जो पाथवे है उसको एक्टिवेट कर देता है। so ये तो सही होगा, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट इज साइट्रेट जो है वो क्या करता है, वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। सो ये भी इन्वॉल्व होता है। ये MSQ टाइप क्वेश्चन लग रहा है, हाँ इज आ रहा है, मतलब MSQ टाइप ही है। फिर जो आपका G6P होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो आपका फीडबैक इनहिबिशन देता है कि G6P जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपका बढ़ेगा तो ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट होगा। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। फिर इंक्रीज्ड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस, नहीं ये तो ये नहीं करता इंक्रीज फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट का कंसेंट्रेशन। सो ये वाला आंसर नहीं होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज A, B and C। So moving on to the next question, question number 50, which of the following statements about initiation of DNA replication in eukaryotes are true। so ये भी MSQ क्वेश्चन लग रहा है, तो चलिए देखते हैं आंसर ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास। so DNA replication is initiated at the origin of replication licensed by loading of MCM हेलिकेज कॉम्प्लेक्स, हाँ ये आंसर तो सही है। DNA रेप्लिकेशन वहीं पे इनिशिएट होता है और आई पे हमारा, और लोडिंग होता है MCM हेलिकेज कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद लोडिंग ऑफ MCM हेलिकेज कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस इन एस फेज, नहीं क्योंकि ये DNA रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये एस फेज में तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज MCM हेलिकेज कॉम्प्लेक्स आर एक्टिवेटेड बाय SCDKs, हाँ ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है MCM हेलिकेज कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग ऑफ ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, नो MCM डज नॉट लोड ORC। सो ये आंसर तो नहीं होगा। सो A and C इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज आर इन्वॉल्व इन इंट्राफ्लैजेलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्राफ्लैजेलर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलॉन्ग होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स तो होगा ही होगा। और एक काइनेसिन जो होता है वो एंटेरोग्रेड ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो A और D जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्टिन और मायोसिन तो आपके अलग फिलामेंट्स होते हैं, ये इनका इंट्राफ्लैजेलर ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं होता, ये मसल कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करते हैं साथ मिलकर एक्टिन मायोसिन से। सो ये दोनों नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट टेलोमेरेज। ओके, टेलोमेरेज तो एंजाइम होता है हमारा जो रेप्लिकेशन में काम आता है। सो टेलोमेरेज हैज़ 5-3' DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी, नहीं ये तो सही नहीं है। टेलोमेरेज जो होता है उसका RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। सो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी हैज़, ये वाला सही है। एंड इट कंटेन्स इंट्रिंसिक RNA टेम्पलेट। सो जो टेलोमेरेज होता है उसमें इंट्रिंसिक RNA
टेम्पलेट होता है, तो ये वाला सही है। इट कंटेन्स एन आरएनए सब यूनिट, जहाँ से वो अपना रेप्लिकेशन शुरू करता है, एक्सटेंशन। और नेक्स्ट है टेलोमेरेज हैड 3 to 5 डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एक्टिविटी। नो, ये भी गलत है। सो बी और सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। Moving on to the next question, question number 53. The blood group of the mother is A positive and that of father is AB positive. Which of the following statements are correct? So जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैलकुलेट होता है ABO और RH इनहेरिटेंस से, प्लस माइनस जो है। तो यहाँ के क्वेश्चन के हिसाब से हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विथ A प्लस ब्लड ग्रुप इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ AB प्लस ग्रुप इज 0.125। नो, AB 0.125 तो नहीं होगा, 0.5 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विथ B प्लस ब्लड ग्रुप इज 0.125, नहीं ये भी नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ ब्लड ग्रुप इज 0.3, तो हो ही नहीं सकता है। सो 50-50 चांसेस है, या तो आपका A पॉजिटिव होगा या फिर आपका AB पॉजिटिव होगा। अगर जो मदर है वो A पॉजिटिव है आपकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग विथ A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज 0.5, ये सही है। 50% A पॉजिटिव होगा, 50% AB पॉजिटिव होगा। सो ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंजाइम इमोबिलाइज्ड इन अ पोरस स्फेरिकल पैलेट catalyzes a strongly mass transfer limited first order reaction. The effectiveness factor for the immobilized enzyme increases with the decrease in the size of the pellet. हाँ, इफेक्टिवनेस जो है उसका जो फैक्टर है वो इंक्रीज होता है अगर हमारा पैलेट का साइज छोटा हो जाएगा और पोर डिफ्यूजिविटी जो होता है, पोर का डिफ्यूजन करने का कैपेबिलिटी, वो हायर हो जाएगा। तो इन दोनों आंसर्स के हिसाब से डिक्रीज इन द साइज ऑफ द पैलेट ये सही है, इंक्रीज इन द पोर डिफ्यूजिविटी विद इन द पैलेट ये भी सही है, डिक्रीज इन द एंजाइम टर्नओवर नंबर नहीं, ये तो सही नहीं है। इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन विद इन द पैलेट, एंजाइम कंसंट्रेशन से कोई भी मैटर नहीं करता, सो ये तो इरेलीवेंट हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज A and B. So moving on to the next question, which of the following methods are used for identifying histone modification? तो चिपसेक से तो हम लोग हिस्टोन मॉडिफिकेशन का मैपिंग करते हैं। सो येस, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग हिस्टोन मॉडिफिकेशन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम लोग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन हिस्टोन मॉडिफिकेशंस। देन देयर इज़ इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसमें हम लोग लोकलाइजेशंस देखते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के थ्रू। तो इसमें भी अपना हिस्टोन मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं, हिस्टोन मॉलिक्यूल्स को टारगेट करके उसके लोकलाइजेशन को देख सकते हैं। सो देन देयर इज़ पैच क्लैम्प इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये तो इररिलेवेंट ही है, ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की में यूज़ होता है। सो इससे हम लोग डिटरमाइनिंग कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज A, B and C. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड कंटेन्स 2 chiral. So which of the following amino acids contains 2 chiral carbons? L-leucine, L-theorin. तो थ्योरिन और आइसोल्यूसिन होते हैं, उनके पास 2 chiral carbons होते हैं। तो इसका तो डायरेक्ट ही आंसर है थ्योरिन, L-theorin and L-isoleucine. So B and C is the correct answer. Next, moving on to the next question. Question number 58. In fermentation process, each mole of glucose is converted to biomass CH 1.8, O 0.5, N 0.2 with a biomass yield coefficient of 0.4 C mole per by C mole according to the unbalanced equation given below. C6H12O6 plus NH3 plus O2 gives CH 1.8, O 0.5, N 0.2 plus CO2 plus H2. The mole of oxygen per mole of glucose consumed during fermentation is. So moving on to the next question, question number 60. यहाँ पे the percentage of light that would pass through a sample with an absorbance of 2% would be. So जो absorbance होता है equals to होता है minus log के बेस पे 10 to the power t. सो हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ लाइट, तो जो t हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ लाइट उसी को डिनोट करता है, इक्वल्स टू 10 to the power minus a हो जाएगा। अगर हम log रिमूव करेंगे तो a हमारा है 2%, विच इज इक्वल टू 10 to the power -2, एंड जो हमारे इक्वल हो जाएगा t इज इक्वल टू 0.01। तो हमें t परसेंटेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे t परसेंट हो जाएगा हमारा 1%।
सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे तो अच्छा, ये आप मोनोड काइनेटिक्स का पढ़ लीजिएगा कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा अराउंड 3.2 ग्राम पर लीटर। 3.2। सो ये आपका एक टास्क रहेगा, आप खुद से ये ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ये सॉल्व करके बता दूंगा आपको आगे कोई शॉर्ट्स में। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट प्रोटॉन रेजोनेंस frequency of 1 gigahertz will have a magnetic field strength of dash Tesla. So gyromagnetic ratio of proportion gamma equals to 2.675 into 10 to the power 8 Tesla minus 1 S minus 1। सो यहाँ पे हमें पता है जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है इक्वल्स टू होता है गामा, मतलब गैरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन इनटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच इज डिनोटेड बाय बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी बाय गैरोमैग्नेटिक रेशियो गामा। सो यहाँ पे क्योंकि 1 गीगाहर्ट्ज दिया हुआ है तो 1 गीगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 9 हर्ट्ज। सो यहाँ पे हमने वही किया है कि 1 इंटू 10 टू द पावर 9 बाय हमारा जो रेशियो ऑफ प्रोटॉन है 2.675 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा 23.8 T। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइस, follow for the further videos of or years के। thank you।